students, in this video we'll discuss chapter number 2, the growth of nationalism first revolution. Students, in this video we'll talk about two revolution. First is American Revolution and second one French Revolution. हम लोग अमेरिकन रेवोल्यूशन को भी पढ़ेंगे इस वीडियो में और फ्रेंच रेवोल्यूशन को भी पढ़ेंगे. स्टूडेंट्स, ये हिस्ट्री में बार बार देखा गया है कि जब भी किसी नेशन में कोई सोशल पॉलिटिकल या कोई सोशल चेंज आए तो इन सोशल और पॉलिटिकल चेंजेस की वजह से कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट होता है और वो कॉन्फ्लिक्ट ही ग्रेजुअली क्या बन जाता है, रेवोल्यूशन. रेवोल्यूशन कब होते हैं बेटा? जब कोई बहुत बड़ा कोई रेडिकल चेंज आए बेसिक रूल्स में या रेगुलेशन में. देखो, जो रूल्स रेगुलेशन चल रहे हैं वो वैसे ही चलते रहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, पर उनमें जब ड्रेस्टिक चेंज आएगा, रेडिकल चेंज आएगा, और ऑलमोस्ट कई बार ऐसा आता है कि लोग उसको बियर ही नहीं कर पाते, अनबियरेबल. ठीक है, इफ दिस इज लाइक कि अनबियरेबल फॉर मेजर सेक्शन ऑफ सोसाइटी, एक तो व्यक्ति नहीं, पूरा सेक्शन ऑफ सोसाइटी, पूरी कम्युनिटी अगर किसी चेंज को ऐसा समझ रही है यार कि ये अनबियरेबल है, तो रेवोल्यूशन होगा ही होगा. पहला है अमेरिकन रेवोल्यूशन जो 1775 से 1780 तक हुआ. दूसरा है फ्रेंच रेवोल्यूशन जो 1789 से 1799 तक हुआ. ये दो बहुत ही सिग्निफिकेंट लैंडमार्क इवेंट हैं जो उस कंटेम्प्रेरी सोसाइटी में रह रहे लोगों के दिमाग पर, गवर्नमेंट के ऊपर, मोनार्की के ऊपर बहुत ड्रास्टिक चेंज लेके आए. ठीक है, नेशंस ने फाइट करना स्टार्ट कर दिया किसके अगेंस्ट में? कॉलोनियल सेटअप के अगेंस्ट में. ठीक है, बहुत सारी कंट्रीज़ जो यूरोप को बिलोंग करती थी, इन्होंने पूरे वर्ल्ड वाइड कॉलोनीज़ बना रखी थी. अब जो कॉलोनी में रहने वाले लोग हैं वो अपने राइट्स के लिए लड़ना चालू कर रहे हैं. पहले हम लोग देखेंगे अमेरिकन रेवोल्यूशन, द कॉलोनीज़. तो जो अमेरिकन रेवोल्यूशन था वो स्ट्रगल था. किसका स्ट्रगल था? 13 अमेरिकन कॉलोनीज़. कौन सी है ये 13 कॉलोनीज़? देखो, ये रहा नॉर्थ अमेरिका. ठीक है, अब ये नॉर्थ अमेरिका का ये जो कोस्ट है, ये कौन सा एरिया है? कोस्टल एरिया. ये है 13 कॉलोनीज़ जो कहाँ पर है? नॉर्थ अमेरिका के कोस्टल एरिया में. ये कौन सा ओशन है? अटलांटिक ओशन है. ये अटलांटिक ओशन का कोस्ट. ठीक है, ये क्या है? नॉर्थ अमेरिका है. नॉर्थ अमेरिका के ईस्ट में ये जो कॉलोनीज़ हैं 30, 1 2 3 4 5 6 7 13, क्या क्या नाम है इनके बेटा? न्यू हैम्पशायर, न्यूयॉर्क, मैसेच्यूसेट्स, रॉड आइलैंड, कनेक्टिकट, न्यू जर्सी, पेंसिल्वेनिया, डेलवेयर, मैरीलैंड, वर्जीनिया, नॉर्थ कैरोलिना, साउथ कैरोलिना और जॉर्जिया. ये 13 कॉलोनीज़ हैं जिनके ऊपर कंट्रोल किसका था बेटा? ब्रिटिश का था. तो ये जो स्ट्रगल है ये वो 13 कॉलोनीज़ का है जो नॉर्थ अमेरिका में है. किसके अगेंस्ट में है? ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट में. ठीक है बात. नॉर्थ अमेरिका का की 13 कॉलोनीज़ का स्ट्रगल है किसके अगेंस्ट में? ग्रेट ब्रिटेन के अगेंस्ट में. और यहीं पे बनेगा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. ये एक बहुत फेमस कार्टून है जिसको बनाया है बेंजामिन फ्रैंकलिन ने, और ये अर्ज कर रहे हैं ब्रिटिश अमेरिकन कॉलोनी से कि आप यूनाइट हो जाओ ड्यूरिंग 7 ईयर वॉर. जब वर्ल्ड में 7 ईयर वॉर चल रहा है तो बेंजामिन फ्रैंकलिन अमेरिकन कॉलोनीज़ से रिक्वेस्ट कर रहे हैं एक दूसरे को ज्वाइन कर लो, यूनाइट हो जाओ. तो देखो कितना अच्छा है, ज्वाइन और डाई, एक दूसरे के साथ मिल जाओ या फिर मर जाओ. अब बेटा कोई भी अकेला इवेंट कभी भी रेवोल्यूशन नहीं करा सकता. किसी ने किसी का मर्डर कर दिया, रेवोल्यूशन हो गया. किसी ने किसी को कुछ बोल दिया, रेवोल्यूशन हो गया. रेवोल्यूशन एक बड़ी बात है जो एक सिंगल इवेंट से नहीं होती. तो जो अमेरिकन्स हैं, जो अमेरिकन रेवोल्यूशन हुआ वो भी एक सिंगल इवेंट के कारण नहीं हुआ बेटा. धीरे धीरे करके बहुत सारी बातें ऐसी हुई कि जब अमेरिकन्स को आज लगने लगा कि अब तो अनबियरेबल, हम बियर नहीं कर पाएंगे. अमेरिकन्स का बिलीव था कि उन्हें फुल डेमोक्रेटिक राइट्स मिलने चाहिए इंग्लिशमैन की तरह, और ब्रिटिशर्स का बिलीव था कि जो अमेरिकन कॉलोनीज़ हैं वो सिर्फ कॉलोनीज़ है भैया, तो उनको तो हम एक्सप्लॉइट करेंगे, उन्हें तो हम यूज़ करेंगे ही करेंगे जिस भी बेस्ट सूटेड तरीके से होगा, भले वो रिलीजियसली हो, सोशली हो या कोई और भी तरीका हो. ठीक, कोई बात. तो ये जो तो कन्फ्लिक्टिंग व्यूज़ थे
अमेरिका के लोग क्या कह रहे हैं, क्या सोच रहे हैं कि हमें फुल ऑटोनॉमी मिलनी चाहिए, हमें फुल इंग्लिशमैन को जो फ्रीडम है, डेमोक्रेटिक राइट्स हैं, वो हमें मिलने चाहिए। ये कौन कह रहे हैं? अमेरिकन, नॉर्थ अमेरिकन। और ब्रिटिशर्स क्या बोल रहे हैं? ये तो हमारी कॉलोनी है, यहाँ के तो लोगों को हम एक्सप्लॉइट करना हमारी ड्यूटी है भैया, हम रिलीजियसली, सोशली, इकोनॉमिकली जैसे भी हो हम इन्हें क्या करेंगे? एक्सप्लॉइट करेंगे। और यहीं से कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट होता है दो विचारधाराओं में। अमेरिकन कुछ सोच रहे हैं, ब्रिटिश कुछ सोच रहे हैं। हम लोग फैक्ट फाइल पढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी हुई है जो पता होनी चाहिए। जो पहला सबमराइन अटैक था हिस्ट्री में, वर्ल्ड हिस्ट्री में जो पहला सबमराइन अटैक था, वो कहाँ पर होना चाहिए था या कहाँ से शुरू हुआ? अमेरिकन रिवोल्यूशनरी वॉर में शुरू हुआ, जब एक सबमराइन थी जिसका नाम था टर्टल। उसे ऐसे समझाया गया जो भी सबमराइन रन कर रहा होगा, कि आपको किसको ख़त्म करना है? ईगल को। ईगल क्या थी? शिप। किसकी थी? ब्रिटिश नेवी की एक शिप थी ईगल। उस पर अटैक करने का टारगेट किसको दिया गया था? टर्टल को। अनफॉर्चुनेटली जो सबमराइन थी टर्टल, वो अपना टास्क कंप्लीट नहीं कर पाई, जो उसका टास्क था ईगल पे अटैक करने का, पर प्लानिंग तो हो गई थी। ठीक है। कॉजेज ऑफ अमेरिकन रिवॉल्यूशन, स्टैम्प एक्ट पढ़ेंगे हम लोग। जो स्टैम्प एक्ट है वो आया 1765 में। कौन लेके आया? ब्रिटिश पार्लियामेंट लेके आई। और ये जो एक्ट था, ये कुछ कंडीशन, कुछ डायरेक्ट टैक्सेस को अप्लाई कर रहा था। किस पे? अमेरिकन कॉलोनीज पे। जो ब्रिटिशर्स की अमेरिकन कॉलोनीज थी उस पे कुछ और डायरेक्ट टैक्सेस को इम्पोज कर दिया जाए, इस बात को ग्रांट करता था स्टैम्प एक्ट 1765। ठीक है बात। जो मेन पर्पस था इस टैक्स का वो था कि जो ट्रूप्स जो स्टेशन है नॉर्थ अमेरिका में जो ट्रूप्स हैं, ठीक है, उनके लिए जितना भी खर्चा हुआ उसका पेमेंट, उसका रियलाइजेशन कहाँ से करना था? उनको नॉर्थ अमेरिका से करना था। तो वो कैसे हो पाता? जो एग्जिस्टिंग टैक्स चल रहे हैं वो तो चल ही रहे हैं, चलो इनके ऊपर नया टैक्स लगा दो। तो इसी तरीके से स्टैम्प एक्ट आए। ठीक है। ब्रिटिश की विक्ट्री हुई थी 7 ईयर वॉर्स में। जो ट्रूप्स थे अब इनको बहुत कुछ पे करना था, तो वो पे करने के लिए पैसा कहाँ से लेना चाह रहे थे? अमेरिका से। A law levied the first internal tax on the colonies. The law levied the first internal tax on the colonies, requiring a stamp to be placed. अब इन्होंने कंपलसरी कर दिया कि जितना भी प्रिंटेड मटेरियल है, भले वो कोई लीगल डॉक्यूमेंट हो, एल्मिनाक्स हो या पम्पलेट्स हो या न्यूज़पेपर हो, उन सब पे आपको क्या लगाना है? स्टैम्प। अब ये जो एक्ट था ना बेटा, इससे सिर्फ जो कॉलोनीज थी, अमेरिकन कॉलोनीज थी, वही परेशान नहीं थी, जबकि कि जो ब्रिटिश मर्चेंट्स थे या जो ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर थे वो भी इसका अपोज कर रहे थे। ठीक है। और जब ये स्टैम्प एक्ट आया तो जो कॉलोनिस्ट थे, जो कॉलोनी में रहने वाले लोग थे, उन्होंने एक स्लोगन रेज किया, नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन। क्या? नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन। या तो ब्रिटिश पार्लियामेंट में आप हमको रिप्रेजेंटेशन दो या तो हमसे टैक्स बंद कर दो। जब आप हमारी बात सुनोगे नहीं, समझोगे नहीं, हमें पार्लियामेंट में नहीं बिठाओगे तो हम भी आपको कोई टैक्स नहीं देंगे। चलो एक ये हो गया। दूसरा आया टाउनशिप एक्ट। टाउनशिप एक्ट नहीं बेटा, टाउनशिप एक्ट। जो टाउनशिप एक्ट्स थे वो सीरीज ऑफ एक्ट थी, मतलब एक एक्ट नहीं आया इसमें, 1 2 3 4 एक्ट आते ही गए। कब पास हुआ? 1767 में। जो ब्रिटिश पार्लियामेंट थी, जो टैक्सेस लगा रही थी किसके ऊपर? टी के इम्पोर्ट पे, पेपर पे, ग्लास पे और पेंट पे। ये जो एक्ट थे प्राइमरली, इनके अंदर जो टाउनशिप एक्ट थे उसके अंदर पहला कौन सा एक्ट था? रेवेन्यू एक्ट 1767। फिर दूसरा एक्ट आया कमिश्नर ऑफ कस्टम एक्ट, तीसरा वाइस एडमिरल्टी कोर्ट एक्ट, थर्ड इंडेमनिटी एक्ट और चौथा न्यूयॉर्क रेस्ट्रेनिंग एक्ट। क्या आया? न्यूयॉर्क रेस्ट्रेनिंग एक्ट। इतने सारे एक्ट अकेले किस एक्ट के अंदर आए? टाउनशिप एक्ट्स के अंदर आए। सोल पर्पस था ये सारे एक्ट का, रेवेन्यू ज़्यादा से ज़्यादा कलेक्ट करना है अमेरिकन कॉलोनी से। ब्रिटेन लड़ता पूरी दुनिया में, पर जब उसके पास पैसे की कमी होती तो अपनी कॉलोनीज़ के ऊपर टैक्स बढ़ा देता। हमारे इंडिया में भी ऐसे ही किया था इसने, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर लड़ा खुद जब ज़रूरत नहीं थी लड़ने की फिर भी लड़ा, और
पूरा के पूरा रियलाइजेशन उसने इंडियन इकोनॉमी से सोचा, इंडिया पे नए नए टैक्स लगा दिए, इनकम टैक्स शुरू कर दिया। वैसे यहाँ पर भी था, लड़ता था खुद और टैक्स ले रहा किससे, अमेरिका से। These act met with a stiff resistance from the colonies। ये जितने भी एक्ट आ रहे थे तो जो कॉलोनियल पीपल थे वो इससे बिल्कुल भी खुश नहीं थे, क्योंकि उन्हें पहले ही बहुत टैक्स देना पड़ता था, और टैक्स और टैक्स। और बेटा इस टाइम तो लोग इतने ज़्यादा उग्र हो गए, इतना ज़्यादा वो रेसिस्टेंस करने लगे कि ब्रिटिश सोल्जर्स को बुलाना पड़ा इस अपराइजिंग को रोकने के लिए। अब ब्रेन टीजर आपसे पूछ रहा है व्हाट वाज न्यूयॉर्क रेस्ट्रेनिंग एक्ट। तो न्यूयॉर्क रेस्ट्रेनिंग एक्ट था बेटा कि whatever British troops were leaving in America for saving American people, इन सब का जो खाने का खर्चा होगा, रहने का खर्चा होगा, वो सब कौन ही देगा, अमेरिका ही देगा। तो उनके शेल्टर के, उनकी फूड की, उनकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट है पूरा करना किसकी बात है, अमेरिकन लोगों की ही ज़रूरत है, अमेरिकन लोगों को ये पूरा करना पड़ेगा। ये कहता था न्यूयॉर्क रेस्ट्रेनिंग एक्ट। समझ में आ गई बात कि इफ एनी ऑफ द ब्रिटिश ट्रूप्स स्टेशन इन नॉर्थ अमेरिका, who will provide them food, shelter, clothing? अमेरिका। एल्मेनाक का मतलब होता है कैलेंडर। बेटा बॉस्टन में एक मैसेकर हुआ था, मैसेकर मतलब एक साथ में बहुत सारे लोगों को मार देते हो, उसे रीएनेक्ट किया जाता है हर साल, बार बार दिखाया जाता है 5 मार्च को। जो एक्चुअल साइट जहाँ पर हुआ था ओल्ड स्टेट हाउस, उसके सामने बार बार इसको रिक्रिएट किया जाता है, रीएनेक्ट किया जाता है। द टी एक्ट एंड द बोस्टन टी पार्टी। जो बोस्टन टी पार्टी थी वो की इवेंट था जिसने अमेरिकन रेवोल्यूशन को एक नई ग्रोथ दे दी। इट वॉज एन आउटकम ऑफ टी एक्ट। टी एक्ट में ये आउटकम है, किसका आउटकम है बेटा, टी एक्ट का, जो किसने इम्पोज किया था, ब्रिटिश पार्लियामेंट ने। इट वॉज द आउटकम ऑफ द टी एक्ट इम्पोज बाय ब्रिटिश पार्लियामेंट। ब्रिटिश पार्लियामेंट ने टी एक्ट इम्पोज कर दिया था किसके ऊपर, अमेरिका के ऊपर। और इसमें किस बात की परमिशन थी कि जो कंपनी है वो टी को एक्सपोर्ट कर पाएगी, जिसके थ्रू ये था कि अमेरिकन कॉलोनीज से जितना भी एक्सपोर्ट होगा टी का वो सरकार ब्रिटिश अपने अकाउंट से ही करेंगे। ठीक है, वो जितने भी मर्चेंट थे जो मिडिल मैन की तरह काम कर रहे थे, ठीक है, मर्चेंट्स एक्टिंग एज मिडिल मैन इन टी इम्पोर्ट लॉस देयर बिजनेस। ठीक है, किसी को परमिशन नहीं थी, सिर्फ ब्रिटिशर्स, मतलब कोई भी अमेरिकन किसी और से चाय को परचेस नहीं करेगा, सिर्फ किससे करेगा, ब्रिटिश से ही परचेस कर सकता है। वो जितने भी मर्चेंट थे, मिडिल मैन थे, उनका अब टी इम्पोर्ट से जो भी प्रॉफिट था वो ख़त्म हो गया। शॉपकीपर्स वर सपोज टू परचेस टी फ्रॉम मर्चेंट सेलेक्टेड बाय ब्रिटिशर्स। ठीक है, जो शॉपकीपर्स होंगे वो भी किससे ही सिर्फ चाय खरीदेंगे बेटा, उन्हीं लोगों से जिनको ब्रिटिश ने सेलेक्ट किया है। अब एक बात और कि ब्रिटिश ओन्ड शिप्स कुड नॉट कैरी, और फिर बाद में ये भी कंपलसरी कर दिया कि जितनी भी चाय टी कैरी की जाएगी वो सिर्फ कौन सी शिप से कैरी की जाएगी, ब्रिटिश शिप से ही कैरी की जाएगी। और ये बात बिल्कुल बॉस्टन पैट्रियट्स को अच्छी नहीं लगी। तो 16 दिसंबर 1773 में एक ग्रुप था कॉलोनिस्ट का, ठीक है, दिसंबर 1673 में एक ग्रुप था कॉलोनिस्ट, वो बोर्ड किया 3 शिप लोड्स में ऑफ टैक्स टी इन बोस्टन। ठीक है, और उन्होंने वहाँ पर शिप के ऊपर चढ़ गए और चढ़ने के बाद पूरी चाय को उन्होंने बर्बाद कर दिया। कैसे, क्योंकि उसको चाय को सीधे नीचे फेंकना चालू कर दिया, कहाँ पर, बोस्टन हार्बर पे। और इसी इवेंट को हम क्या बोलते हैं, बोस्टन टी पार्टी। अगर पूछा जाएगा व्हाट डू यू मीन बाय बोस्टन टी पार्टी, तो क्या बोलोगे, दिसंबर 1773 में डिससेटिस्फाइड जो कॉलोनिस्ट थे वो बोर्ड किए द 3 शिप लोड्स ऑफ टैक्स्ड टी। ठीक है, कहाँ पर, बोस्टन में, और चाय को उतार कर नीचे फेंकने लग गए। इसी इवेंट को हम क्या कहते हैं, बोस्टन टी पार्टी। अब हम अदर कॉजेज़ की बात करेंगे। बहुत सारे दूसरे भी कॉजेज़ थे जिसमें थे बहुत सारे एक्ट जिन्होंने
ब्रिटिश अमेरिकन कॉलोनीज़ में ऐसी सिचुएशंस क्रिएट की कि लोग ब्रिटिश पार्लियामेंट के अगेंस्ट हो गए और रिवोल्ट करने लग गए, जिसमें था शुगर एक्ट। शुगर एक्ट बेटा बेसिकली शुगर की स्मगलिंग को रोकने के लिए बनाया गया था। क्यूबेक एक्ट और बोस्टन पोर्ट बिल। अच्छा, बोस्टन पोर्ट बिल में तो इन लोगों ने क्या किया कि पोर्ट को क्लोज कर दिया कि भैया यहाँ से कोई कमर्शियल एक्टिविटी नहीं होगी, कुछ भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आप लोगों ने हमारा बहुत बड़ा नुकसान किया है, तो पहले आप हमको कॉम्पनसेशन पे करो, फाइन पे करो, तभी हम इस पोर्ट से कुछ भी सामान लाने और ले जाने देंगे। और जो क्यूबेक एक्ट था, इसी को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बोल सकते हैं कि ये रिलीजियस मैटर के लिए बना था कि कितना ज़्यादा रिलीजियस कंट्रोल यूनाइटेड किंगडम या ब्रिटिश पार्लियामेंट कर सकता है, लैंड डिस्ट्रीब्यूशन में इंटरफेयर कर सकता है अमेरिका के। ठीक है, तो शुगर एक्ट शुगर स्मगलिंग को रोकने के लिए, क्यूबेक रिलीजियस और लैंड डिस्ट्रीब्यूशन में इंटरफेयर करने के लिए बनाया। बोस्टन पोर्ट बिल, क्या आपने हमारा बोस्टन टी पार्टी में इतना नुकसान कर दिया, चलो अब हमें पे करो। अकॉर्डिंग टू बोस्टन पोर्ट बिल, जो बोस्टन हार्बर था उसको क्लोज कर दिया गया और बोस्टनियंस को कहा गया कि तुम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को फ्री पे करो जितना डैमेज तुमने बोस्टन टी पार्टी के टाइम पे किया। बहुत हमारी टी को उतार उतार के फेंक दिया ना, चलो पैसा वापस करो। नाउ द बर्थ ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ये जो रेवोल्यूशन था फॉलोड बाय रेवोल्यूशनरी वॉर्स। ठीक है, एन असेंबलेज ऑफ मेनी इवेंट्स जैसे कि बैटल ऑफ सैरेटोगा, formation of France and United States Franco-American Alliance। बैटल ऑफ साराटोगा कब हुआ बेटा? 1777 में, और ये पहला टाइम था जब ब्रिटिश फोर्सेस को हराया अमेरिकन्स ने। और यहाँ से अमेरिकन्स में पेट्रियाटिज़म की फीलिंग बहुत ज़्यादा बूस्ट होती है, उनमें कॉन्फिडेंस आता है और फिर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बनेगा। ठीक है, फिर फॉर्मेशन होता है फ्रांस यूनाइटेड स्टेट्स फ्रैंको अमेरिकन अलायंस का, जो बनता है 1778 में। ठीक है, एंट्रेंस ऑफ स्पेन इन द वॉर अगेंस्ट ब्रिटेन, फिर ब्रिटेन के अगेंस्ट कौन भी आ जाता है? स्पेन भी आ जाता है। द साइनिंग ऑफ ट्रीटी ऑफ पेरिस टू एंड द वॉर इन 1783, और फिर ट्रीटी ऑफ पेरिस साइन होती है 1783 में और वॉर होता है ख़त्म। जो लास्ट ब्रिटिश ट्रूप थे वो न्यूयॉर्क से निकलते हैं नवंबर 1783 में, लीविंग द नेशन इंडिपेंडेंट एंड टू बी रूल्ड बाय इट्स ओन गवर्नमेंट, और यहाँ से हो जाता है इंडिपेंडेंस कौन? अमेरिका। ये है थॉमस जेफरसन और ये है बेंजामिन फ्रैंकलिन। ये जो थॉमस जेफरसन है और बेंजामिन फ्रैंकलिन है, जॉन एडम्स है, ये कुछ प्रोमिनेंट लीडर्स थे जिन्होंने इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया अमेरिकन रिवॉल्यूशन में। एंडिंग द यूएस वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ट्रीटी ऑफ पेरिस वॉज साइन इन 3 सितंबर 1783, और ये है जॉन एडम्स बेटा। ट्रीटी ऑफ पेरिस साइन होती है 3 सितंबर 1783। ये जो इवेंट है ये बहुत सारी थिंग्स को मार्क करता है। जो रिवॉल्यूशन था उसका स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट था कॉलोनीज़ पे, अमेरिका की, ग्रेट ब्रिटेन, आयरलैंड और फ्रांस पे। ये जो इन्फ्लुएंस था, द लिबरल थॉट फ्लो थ्रू आउट अमेरिकन कॉलोनीज़, लिबरल थॉट्स होनी चाहिए पूरी अमेरिकन कॉलोनीज़ में, इसका प्रभाव पड़ा। ये कॉलोनियल रूल जो अमेरिका में चल रहा था उसको एंड किया और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का बर्थ हुआ। बेंजामिन फ्रैंकलिन को बहुत गुस्सा आया जब उन्होंने कॉनकॉर्ड और लेक्सिंगटन में जो अमेरिकन रेवोल्यूशन था उसकी वायलेंस को देखा। उसके बाद बहुत परेशान हुए वे इस बात से, बहुत गुस्सा था उनके किसके अगेंस्ट में? ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट में। तो मिस्टर फ्रैंकलिन ने लिखा डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस कब? 1775 में। हाउएवर जो ऑफिशियल डिक्लेरेशन था वो आज हम देखते हैं, वो लिखा है किसने? थॉमस जेफरसन ने, 1 साल बाद, बेंजामिन फ्रैंकलिन के लिखने के 1 साल बाद। सो स्टूडेंट, आई एम एंडिंग दिस वीडियो हेयर ओनली। इफ यू एनी डाउट, एनी प्रॉब्लम, नहीं, अभी डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस और देखेंगे। जो अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है उसका बहुत इम्पैक्ट है वर्ल्ड के दूसरे पार्ट्स में भी, इंक्लूडिंग इंडिया में भी। जितने भी कॉलोनियल लोग थे, जो कॉलोनिस्ट थे, जो कॉलोनी में रहने वाले लोग थे, उन सब ने फाइट की अगेंस्ट ब्रिटिश इम्पेरियलिस्टिक गवर्नमेंट। अब मैं इस वीडियो को ख़त्म करती हूँ। कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो तो पूछना। बहुत सारी जगह मुझे खुद डाउट थे बेटा।